ये जियो भी अब जीने नहीं देगा। खुश हो रहे थे ना तो वो रंदम माने की शादी देख के खर्चा तुम ही से वसूल कर लिया मोटा भाई। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान में चल रहा था तो मोटा भाई ने हाथ लगाया कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट के अंदर डालो, डेटा के अंदर डालो। अब डेटा की जब आदत लग गई तो कांटे के साथ साथ डेटा भी महंगा हो गया। मोटा भाई ने किया तो इसके पीछे पीछे एयरटेल ले और वीआई ने भी कर दिया कि गाली तो मोटा भाई खा ही रहे हैं। पीछे अब बीमार कूट एक ही झटके में तीनों ने मिल गया 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया एक डिसीजन से। अधिकतर भारतीयों की पहली सिम जो थी वो बीएसएनएल थी। पत्नी की तरफ बढ़िया से साथ अनिवार्य थी, लेकिन भाई साहब जब आया जियो, जब आया एयरटेल एक गर्लफ्रेंड की तरह, तो उसको छोड़ के तुम पहुंच गए उसके पास, और जब लात पड़ी तो वापस आपको पता नहीं याद आ रही है। #I support BSNL, #port to BSNL ट्रेंड कर रहा है। लोग बाग रैलियां निकाल रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सिम पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब क्या होगा इससे? आपने कभी सोचा कि एक जमाने में मार्केट का लीडर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मशीन, भारत का प्राइड, ये BSNL एकदम से लॉस में कैसे आ गया? ये BSNL फेल हुआ या जानबूझकर इसको फेल किया गया? इसका दम घुट आ गया। इस मुश्किल हालात के बाद भी ये अब तक टिका हुआ कैसे है, और अब क्या वास्तव में वापसी कर पाएगा? और BSNL का वापसी करना आम भारतीय के लिए जरूरी क्यों है? और इस पूरे गेम में टाटा जी की क्या भूमिका है? अगर डेटा के महंगे होने से परेशान हो, BSNL की बहुत जोर से आ रही है और आपको लगता है कि सही वक्त पर सही टॉपिक उठाया है और डीप रिसर्च की है, तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले शुरू करते हैं BSNL की शुरुआत कैसे हुई। BSNL की प्रोफाइल में भारत संचार निगम लिमिटेड। कुछ लोग मजाक में कहते हैं भाई साहब नहीं लिखेगा, वो उसकी नहीं है, वो मीम है। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में। पर्पस सिंपल, ज्यादा देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा दो, आम आदमी है आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, और भाई साहब ये जो सुविधा है ये सस्ती हो। इस उद्देश्य के साथ BSNL बाजार में आया, क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनियां पहले ही कम थीं, और जो थी वह कहती थी कि भैया हमारा फायदा तो शहर में है, क्योंकि शहर में काम भी आसान है और पैसा भी मोटा है, और गांव जाएंगे तो गांव में यार इतनी दूर कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, और गांव वाले तो यार ज्यादा पैसा भी नहीं देते। एक प्राइवेट कंपनियों को तो चाहिए प्रॉफिट, तो वह तो दूर गई नहीं। लेकिन BSNL तो सरकारी कंपनी है, उनको तो जनता की सोच रही थी, तो जिसका कोई नहीं उसका BSNL था। तो BSNL गई दूर दराज गांव में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में, और वहां पर अपना संपर्क स्थापित किया। अब यूं तो BSNL का प्रोफेसर लेना देना नहीं था और बाकी की तुलना में सबसे कम रेट पर भी दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी पहले साल ही जबरदस्त प्रॉफिट किया, और 2001 से लेकर 2008 तक 8 सालों में एक भी बार लॉस में नहीं गई, बल्कि टोटल 8 सालों में 40,668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये दूध देने वाली गाय थी भारत सरकार के लिए। एक समय ऐसा था, सन 2004-05 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट सिंगल ईयर में कमाया था। ये बात उस जमाने की है जब BSNL डोमिनेट किया करता था, 70% मार्केट शेयर था, और ये एड सेल दो आइडिया चड्डी में घूमा करते थे। तो भाई साहब जब कोई चीज गवर्नमेंट का खजाना भरने लग जाती है और पैसा देने लग जाती है, तब आता है लालच, और फिर चालू हुआ BSNL का डाउनफॉल। इसके 4 कारण थे, एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने अपने घर पर BSNL के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से 323 हाई कनेक्शन की लाइन है अपने घर पर डलवा रखी थी। 2007 के आसपास सबूत हुई कि भैया जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं दयानिधि मारन, उनसे CBI पूछताछ कर रही है। पता नहीं यार क्या बात हो गई। फिर बाद में मीडिया में खबर निकल के आई कि इन्होंने अपने घर पर BSNL के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से 323 हाई कनेक्शन की लाइन है अपने घर पर डलवा रखी थी। मेरे साथ 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अपने घर पर क्या कर रहे थे सर? उस BSNL की लाइन से इनका जो प्राइवेट नेटवर्क था, सन नेटवर्क, इनका खुद का मीडिया चैनल था, उसको सप्लाई दे रहे थे साहब। अब बताओ, सरकारी पैसों से, BSNL के पैसों से प्राइवेट मीडिया चल रहा है। तो अब जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई तो दयानिधि बाहर ने क्या रिजाइन, उस समय थी गठबंधन की सरकार, तो ये उन्होंने रिजाइन किया, तो इन्हीं की पार्टी के दूसरे व्यक्ति आए, ए राजा, वह बने टेलीकॉम मिनिस्टर। उस समय BSNL प्लान कर रहा था बायोटेक टेक्नोलॉजी लाने का। भैया हम स्पेक्ट्रम बढ़ेंगे और वो पूरे देश में जगह जगह जाएगा और वायरलेस डेटा ट्रांसफर होगा और मस्ट इंटरनेट मिलेगा। पर उसका जो एक्शन हुआ 2G स्पेक्ट्रम का, उसमें हो गया 2G घोटाला, जो अखबार में आ रहा था ना, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। बस उस घोटाले के बाद से BSNL के उल्टे दिन चालू हो गए और ऐसा लॉस लगा कि वह लॉस हर साल बढ़ता ही रहा और आज तक प्रॉफिट की शक्ल BSNL ने नहीं देखी है।
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब ये राजा को बरी कर दिया। भाई साहब इसको भी घोटाला कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप देखो बीएसएनएल में गड़बड़ी है, निकल गई दो बड़ी बड़ी। एक टेलीको मिनिस्टर भाई साहब घर पर लाइन नहीं ले रहा है, दूसरा टेलीकॉम मिनिस्टर घोटाले कर रहा है, तो अब की बार बीएसएनएल पर आ गई सबकी नजरें। सीबीआई में सब इन्वॉल्व हो गए कि यार बीएसएनएल में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, ये तो दूध देने वाली गाय है, इस पर चेक करो। तो बड़े बड़े टेंडर छोड़ो, छोटे छोटे जो टेंडर थे ना उस पर भी निगरानी। और ऐसा नहीं कि फालतू की जांच थी, जांच करी तो छोटे से छोटे टेंडर में भी गड़बड़ियां निकली। पता चला कि भाई साहब ऐसी ऐसी कंपनियां टेंडर बन रही हैं जिनके कोई एड्रेस ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है। शेल कंपनीज है, नोकिया जैसी कंपनी रिजेक्ट हो रही है और शेल कंपनीज सिलेक्ट हो रही हैं। की तरफ एयरटेल अपना एक्सपेंशन करे जा रहा है, अब इधर यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है और उधर की तरफ एयरटेल अपना एक्सपेंशन करे जा रहा है, वोडाफोन अपना एक्सपेंशन कर रहा है, आइडिया अपना एक्सपेंशन कर रहा है। इनको कोई रोकने वाला ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर चल रहे हैं। और इधर इसके हाथ को संभाल दिए गए क्योंकि कुछ नया ऑर्डर लेने जाए, बोले इसकी जांच होगी, इसमें गड़बड़ी, ये रद्द। ऐसा एक और किस्सा हुआ उस समय प्लान हुआ कि 9,30,000 जीएसएम की लाइनें बजाई जाएगी और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। उस समय इसकी वैल्यू थी $10 बिलियन, यानी आज के भाव में देखा जाए तो 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता तो विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से के भाव में देखा एक प्रोजेक्ट होता है। फिर उसमें भी गड़बड़ी, उसमें गड़बड़ी। सरकार ने कहा ये बीएसएनएल के नाम पर कुछ भी टेंडर निकलता है, उसमें फिर गड़बड़ी, फिर जांच, और दो मंत्री तो हट गए। अब क्या करें, बोले यार प्रोजेक्ट ही बंद करो, कुछ नहीं कर रहे नया। तो उसमें भाई साहब नया इक्विपमेंट खरीदना ही नहीं, नए टावर लगाने ही नहीं, जो पड़ा है उसको चलने दो। तो इस तरह से उसके हाथों बांध के बीएसएनएल को भटक दिया साइड में, और इधर प्राइवेट प्लेयर मनमाने तरीके से आगे बढ़ते रहे। था सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से बीएसएनएल की ग्रोथ एकदम से रुक गए। सेकंड सबसे बड़ी गलती, रूड स्टाफ और इनका एग्रेसिव बिहेवियर। सरकारी कंपनी थी तो बीएसएनएल के कर्मचारियों में घमंड, अरे साहब मार्केट लीडर है, हम करेंगे तो हमारे आगे कौन। सपोज मुझे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना है, एक प्राइवेट कंपनी को, एयरटेल को फोन लगाऊंगा ना, एयरटेल वाला अगले दिन आएगा, कनेक्शन लगाएगा, एक आईडी लेकर चला जाएगा। अब मुझे बीएसएनएल का लगाना है, मैं पहले उनके ऊपर जाके एप्लीकेशन दूं, फिर भाई साहब वो आएंगे, देखेंगे, फिर बोलेंगे 7 दिन में लगेगा। फिर वैसे अगर काम ना करे तो मैं जाके कंप्लेंट की एप्लीकेशन दूं और मैं बाल पकड़ लूं, या तो चल ही नहीं रहा तो फिर हटाने के लिए एप्लीकेशन। एक मेरे सच के दौरान खान सर का वीडियो देख रहा था, तो खान सर ने कहा कि उस समय मैंने भी एक बार बीएसएनएल लिया था, जिस व्यक्ति ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगाया है उसने हमने दिल से बुधवार दी है। ऐसी सर्विस टीम, ये खान साहब के शब्द हैं। मुझे भी याद है मेरे पहले ऑफिस में मुझे बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था, तो मैं ऑफिस से ज्यादा बीएसएनएल के ऑफिस बैठता था कि हे भगवान चला दो इसको। तो भाई साहब जनता त्रस्त थी, ऑप्शन ढूंढ रही थी, जैसे ही ऑप्शन मिला जनता कूद बने। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो सबको दिख रहा है, जियो की एंट्री। जियो ने आगे कहा भैया सस्ता इंटरनेट, जियो ने आगे कहा फ्री का इंटरनेट ले लो, और सुनो 3G नहीं 4G ले लो। और जनता को जब एक बार 3G की जगह 4G का चस्का लग गया तो इधर तो भाई साहब बीएसएनएल आधा भी 2G पर पड़ा है, थोड़ा बहुत 3G पर है, और इधर बात हो रही है 4G की। तो कौन जाएगा पूरी जिंदगी में जब 4G अवेलेबल है। बीएसएनएल तो छोड़ो साहब, उस समय तो टाटा डोकोमो भी गया, रिहर्सल भी गया, वोडाफोन का शेयर टूटा, आइडिया का शेयर टूटा, ये तो दोनों हाथ मिला है तब जाकर जिंदा है। इतनी आंधी आई थी जियो की, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो और खत्म हो गई, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा कौन कौन सा है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। चौथा जो मुख्य कारण था वह भी बीएसएनएल का इंटरनल कारण था, इनकी इनएफिशिएंसी। मतलब एक होता है टेक आरपू, आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से कितना कमाते हो, ठीक, तो आरपू निकलता है कि भाई शहर में अगर आप काम करोगे तो आपको शहर का आदमी ज्यादा पैसा देगा, तो आपको आरपू ज्यादा होगा। अब बीएसएनएल मोस्टली काम करती थी गांव में, दूध राज्य में, पहाड़ों में, और सरकारी कंपनी है तो सस्ता रखना जरूरी। तो एक तो इसका अरबों कम था, प्लस इसके खर्चे ज्यादा थे। एक टाइम पर थे 1,70,000 एम्प्लॉई और सबकी मोटी मोटी सैलरी, तो इधर इनकम तो आ रही नहीं और इतने मोटे खर्चे, और दो तो पैसा, बीएसएनएल की कमर टूटनी तय थी। तो बीएसएनएल क्यों टूटा ये आपको समझ में आ गया, लेकिन बीएसएनएल टूटना नहीं चाहिए। सबसे पहला कारण तो भैया आपने अभी आंखों के सामने देख लिया, टू कंट्रोल द कंपटीशन। अभी भाई साहब बीएसएनएल खत्म हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे चले गए, ले देख के 3 कंपनियां बाकी रही, जियो, उसके बाद 40% शेयर है, फिर आगे एयरटेल, उसके बाद 33% शेयर है, उसके बाद अगर वीआई 10-15% पर वह बैठी है। ये 3 कमियां मिलकर 90% बाजार लेकर बैठी है। ये तीनों मिलकर कमरे में जो डिसाइड कर ले वही रेट है। तो इनकी रेट को कंट्रोल करने के लिए इनके मन में डर नहीं है। हम चाहेंगे जो रेट कर लेंगे, जनता के पास ऑप्शन कहां है, कहां जाएगी जनता।
अगर बीएसएनएल का नेटवर्क वहां मौजूद हो। बीएसएनएल भी बोले हम भी देंगे 4G, हम भी देंगे 5G और हम भी खड़े हैं। तो जनता जैसे ही तुम 10 रुपए बढ़ाओगे ना, जनता फटाक से बीएसएनएल में आएगी और फिर ये डर के मारे अपने आप अपनी रेडी कंट्रोल में रखेंगे। अभी इनको डर नहीं है, तो इनको डराने के लिए एक बंदे का खड़ा होना जरूरी है। इसीलिए बीएसएनएल का जिंदा होना जरूरी है। बीएसएनएल की इतनी लंका लगी हुई है, रेवेन्यू आ नहीं रहा, खर्चे ज्यादा है भाई साहब, टेक्नोलॉजी पुरानी है, सर्विस खराब है। फिर अभी भी बीएसएनएल जिंदा कैसे है? जब डोकोमा खत्म हो गया, एयरटेल खत्म हो गया, तो बीएसएनएल को भी खत्म हो जाना चाहिए। इसके दो कारण ये खत्म क्यों नहीं हुआ। पहला कारण, भाई साहब दुआओं ने बचा लिया, क्योंकि बीएसएनएल ने ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे गाड़ियों में, ऐसे ऐसे पहाड़ों में कनेक्शन लगा रखा है कि जहां पर ना अभी तक जियो एयरटेल गए हैं, नए जाने की सोच रहे हैं। अगले 5 साल में पोलाइटली दूर हम ना जाने, और वहां बीएसएनएल पहुंच गया था उनकी सुविधा देने के लिए। तो भाई साहब वहां कोई है ही नहीं, तो बीएसएनएल की वह साइम तो कभी बननी होगी। दूसरा कारण है, बीएसएनएल है सरकारी कंपनी, इसको मिलती है सरकार की बैसाखी। तो मोदी सरकार फंड टू फंड रिलीज करे जा रही है। सरकारी एम्प्लॉइज है, असल के तनख्वाह तो सरकार देगी, बैंक सरकार चुकाएगी और इन लोगों को इनके टावर के खर्चे निभाएगी। तो सरकार की बैसाखी से इनका काम चल रहा है और थोड़ा बहुत चल रहा है दुआओं। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका शायद आप इंतजार कर रहे हैं, बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो सर जी इसका जवाब है, आपकी उम्मीदों को बल देते हुए, हाँ ये वापस आ सकता है। और 4 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है आ जाएगा। पहला कारण है भाई साहब, करंट गवर्नमेंट। मोदी जी पिछले 6 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए रिलीज कर चुके हैं। ये सरकार को पता है कि भाई साहब चाहे डूबा किसी ने भी हो, अगर हमारी निगरानी में बीएसएनएल बंद हो गया तो ये जनता वहां बनी करेगी। तो भाई साहब कुछ भी हो, कैसे भी हो, बीएसएनएल को जिंदा रखना जरूरी है। तो सरकार का साथ तो है। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा भरोसा है वो इस सरकार से, और मोदी जी भी बड़ा भरोसा है, वो है टाटा का भरोसा। जहां मोटा भाई ने और एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया है, 5G की टेस्टिंग लग रही है। वह कह रहा है 3-6 महीने में 5G कर देंगे सब जगह। उधर भाई साहब बीएसएनएल अभी कह रहा है हम तो 4G की तैयारी कर रहे हैं। तो 2024 का टारगेट है कि हम तो 4G लगाएंगे और 2025 में इसको 5G कर देंगे। अब अगर कोई भी बीएसएनएल का व्यक्ति मुझे कहे कि हम तो 2024 में तो 4G करेंगे और 25 में 5G करेंगे, लेकिन भाई साहब इस काम का जो ठेका दिया गया है वो दिया गया है रतन टाटा जी की कंपनी टीसीएस को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को दिया गया है। और जब टीसीएस ये कहती है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं 2024 तक लगा देंगे सब जगह और हार्डवेयर वही रहेगा, सॉफ्टवेयर में जरा सा अपडेट करोगे 5G हो जाएगा। तो मुझे टाटा का भरोसा है कि भाई साहब टाटा कर देगी। तो अगर आपको भी लगता है कि टाटा का भरोसा है तो एक हैशटैग चलाते हैं आप लोग, देखते हैं आप और हमें कितना दम है। हैशटैग टाटा का बीएसएनएल। तो देखते हैं साहब टाटा को और बीएसएनएल को अपना कितना समर्थन है, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो फिर ये जियो का जो आज डेटा है कल रेट डबल भी हो जाएगी। कल क्या लेंगे? तीसरा कारण है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब गवर्नमेंट को समझ में आ गया है 1,70,000 जो आदमी है इसका बोझा हम नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने वीआरएस की स्कीम निकली है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो उस समय के थे जो आपको रूड बिहेवियर लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग उस समय के लिए रिटायर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ पकड़ के सरकार ने वीआरएस दे दिया। अभी जो नई भर्ती हुई है वो भाई साहब इस गलती से सीख चुके हैं कि भाई साहब क्योंकि लॉस में गई इतने लोगों को वीआरएस लेना पड़ा, तो अब शायद इनको अकल ठिकाने आ गई है और अब वो रूड बिहेवियर नहीं देखने को मिलेगा और शायद अब एफिशिएंसी से काम करने लगे। ये मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण लग रहा है जिस चक्कर में वीडियो बना रहा हूं, भाई साहब पब्लिक सपोर्ट में उतर गया। कारण लग रहा है पब्लिक पहले बीएसएनएल को इग्नोर करके बैठी थी और भाई साहब फ्री के लालच में जियो के पास घुस गई थी, एयरटेल के पास घुस गई थी। अब इनको जब लात पड़ी है तो इनको समझ में आ गया कि प्राइवेट प्लेयर किसी के साथ नहीं है, यहां तो भैया बीएसएनएल ही करेगा। तो एक गुस्सा आ गया है जियो के प्रति, एयरटेल के प्रति। लोग पोर्ट कर रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं। एक मन में खटास सी है और जैसे पहले बीएसएनएल का ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि बीएसएनएल से दुखी कोई और मिले तो जाए, अब इनका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो अगर वैसा अब बीएसएनएल मौके पे जोकर लगा गया तो एक बार में पूरा मार्केट शेयर खींच लिया जाए। जैसे अभी बीएसएनएल ने एक प्लान लॉन्च किया है 1515 रुपए में साल भर का प्लान। लो बताओ ऐसा प्लान अवेलेबिलिटी है। अब इसके चक्कर में बहुत सारी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो सर अगर बीएसएनएल रिवाइव कर गया तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में या तो जियो को एयरटेल को अपनी रेट गिरानी पड़ेगी, और अगर नहीं भी गिराई
तो भविष्य में अगले 2-5 साल तक बढ़ाने की तो सोचेंगे ही नहीं। अब इस पूरे प्रकरण में 4 बातें सीखने को मिलती है, और ये 4 बातें भैया गांठ बांध के रख लेना, नहीं तो जिंदगी तुम्हें लेसन सिखा रही, सीख लो, नहीं तो फिर लात मारी। तो पहली बात, किसी भी चीज की आदत मत डालो। आज तुम्हारा फायदा इसके उठाया जा रहा है। शोषण क्यों हो रहा है? तुम्हारी आदत पड़ गई, बिना उसके रह नहीं पाओगे, इसीलिए तो हो रहा है। तो आदत पड़ी तो मरे, इसलिए किसी चीज की आदत नहीं डालनी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए दैव नए ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।